हेलो दोस्तों, तो आज हमारा क्लास 10th हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है, यानी कि चैप्टर 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं और आज उसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। और पार्ट नंबर 11 है, यानी कि 10 क्लास में हम लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद को समाप्त कर दिए। चलिए देखते हैं आज का ऑब्जेक्टिव। यूरोप में राष्ट्रवाद, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको कहते हैं इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला कहता है इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो जब हमने आपको पढ़ाया होगा चैप्टर, उसमें बताए थे यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न कहता है फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई। तो वियना कांग्रेस का द्वारा बुर्बो वंश की स्थापना किया गया। ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। मेजनी ने 1831 में किस यंग इटली की स्थापना कब किया। तो यंग इटली की स्थापना कब किया था, 1831 में। और यदि कहें यंग यूरोप की स्थापना कब किया था मेजनी ने, तो 1834 में। ठीक। चौथा प्रश्न कहता है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो ऑस्ट्रिया था। इटली और जर्मनी के विरुद्ध कौन था, कौन नहीं चाहता था कि इसका एकीकरण हो। तो ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था, तो इसका विरोध हुआ ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन है काउंट काबूर को विक्टर मैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। अगला प्रश्न कहता है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। नाविक कहने का अर्थ है नाव चलाने वाला था गैरिबाल्डी पेशे से। ठीक है। अगला है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ये नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, तो ये फ्रांस का सम्राट था। अगला प्रश्न है जॉलवेरिन एक संस्था थी, किसकी संस्था थी। तो व्यापारियों की एक संस्था थी। इसमें क्या किया जाता था, तो जब टैक्स लगता था, मतलब पहले टैक्स लगता था और उसके बाद जब व्यापारियों की संस्था की स्थापना हुआ उसके बाद से टैक्स खत्म कर दिया गया। 9वां नंबर प्रश्न है कि रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो ऐसा बिस्मार्क ने किया था। क्यों किया था, क्योंकि यह सेना की शक्ति के लिए किया था या फिर कह सकते हैं कि सेना की शक्ति को ही क्या कहते हैं, रक्त एवं लौ की नीति। 10वें नंबर प्रश्न कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो 1871 में हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, 1871 में। ये किसके किसके बीच हुआ, किसके बीच हुआ था। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि। 11वां नंबर प्रश्न है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणार्थक रहा। तो यूनान देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणार्थक रहा। किस देश के लिए, मतलब यूरोप के और देशों के लिए। किस देश का ज्ञान विज्ञान, तो यूनान देश का ज्ञान विज्ञान। अगला प्रश्न कहता है 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ था। तो यूनान के साथ हुआ था। 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ था, यूनान देश के साथ हुआ था। यूनान देश किसके अधीन था, तो इंग्लैंड के अधीन था। 13वां प्रश्न है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो यूनान को कहा जाता है। नहीं, यूनान पर कौन, तो यूनान पर तुर्की कब्जा किया था। तुर्की क्या था, यूरोप का मरीज था। तुर्की कौन था, यूरोप का मरीज था। और ये वाला जो प्रश्न है यूरोपीय सभ्यता का पालना, तो यूनान को कहा जाता है यूरोपीय सभ्यता का पालना। अगला प्रश्न है 14 प्रथम जेनेवा कन्वर्सेशन कब हुआ। तो 1854 में हुआ था। प्रथम जेनेवा कन्वर्सेशन कब हुआ, 1854 में। उसके बाद है 15 में कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, 1871 में। कहेंगे कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, 1871 में। ठीक। और कहेंगे फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था। तो फ्रैंकफर्ट की संधि भी 1871 में ही हुआ था। 16वां नंबर प्रश्न है कि लुई फिलिप किस देश का शासक था। तो फ्रांस का शासक था। यह इसको कब हटाया गया, तो 1789 में हटाया गया था। इसे फांसी की सजा कब मिला था। तो इसे फांसी की सजा 1793 में मिला था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। तो जर्मनी मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। इस गुट में कुल 4 देश थे जो क्या किए थे, नेपोलियन को यानी कि फ्रांस को हरा दिए थे। ठीक। और क्या हुआ कि जब हरा दिया गया तो नेपोलियन को क्या किया गया, एक कैद करके कहाँ रखा गया, तो सेंट हेलेना नामक टापू पर रख दिया गया, जहां उसका मृत्यु हो गया। ठीक। 1821 ईस्वी में नेपोलियन का मृत्यु हो गया। अगला प्रश्न है रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया। यहाँ पे होगा किसने किया, तो बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया, बिस्मार्क ने किया था। अगला प्रश्न है कि बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था। तो बोहेमिया ऑस्ट्रिया के अधीन था। किस देश के, ऑस्ट्रिया के अधीन था बोहेमिया। अगला प्रश्न है 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना। तो जर्मनी का सम्राट बना। अगला प्रश्न है लुई 16वां को फांसी कब दी गई। तो 1789 में दिया गया था। इसको फांसी देने के बाद क्या हुआ, 1804 में कौन राजा बना था, नेपोलियन राजा बना था 1804 में, जिसको 1815 में क्या किया गया, हराकर और उसको मतलब नेपोलियन को क्या किया गया, एक सेंट हेलेना नामक टापू पर लेकर रख दिया गया। अगला प्रश्न है
पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? तो जापान ने आत्मसमर्पण किया था। अगला प्रश्न है सार्डिनिया का राजा, मतलब सार्डिनिया पिडमॉन्ट का राजा कौन था? तो विक्टर मैनुएल था वहां का राजा। सार्डिनिया पिडमॉन्ट का राजा विक्टर मैनुएल। अगला प्रश्न है 24 कि इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो मेजनी, काबूर और गैरीबाल्डी। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक मेजनी, काबूर और गैरीबाल्डी, इन्हीं तीनों के चलते इटली का एकीकरण हुआ। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? तो लौसने सम्मेलन होने के बाद जर्मनी के क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया। अगला प्रश्न है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो मेजनी, काबूर और गैरीबाल्डी के योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हो पाया। अगला प्रश्न है हेगेल किस देश का दार्शनिक था? तो हेगेल जर्मनी का दार्शनिक था। हेगेल किस देश का दार्शनिक था? तो हेगेल जर्मनी का दार्शनिक था। अगला प्रश्न है कि जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। और जर्मनी में जितने भी क्षेत्र जीता था उसी को जर्मन राज्य कहा जाता था। नेपोलियन क्या किया था? जब आक्रमण करने लगा था उस समय क्या किया कि जब जर्मनी में जो क्षेत्र जीता आक्रमण करने के बाद, तो उसका नाम रख दिया जर्मन राज्य। अगला प्रश्न है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राजतंत्र की पुनर्स्थापना करना। वियना कांग्रेस का जो मुख्य मतलब जो उसको करवाता है, वियना कांग्रेस किसने करवाया? तो मेटरनिख ने करवाया। और मेटरनिख का उद्देश्य क्या था? तो राजतंत्र की पुनर्स्थापना करना। ठीक। और मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था, यानी कि प्रधानमंत्री था, जो एक प्रतिक्रियावादी शासक था। 31वां नंबर प्रश्न कहता है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से? कार्बोनरी संगठन से था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है। कहाँ स्थित है? जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है 34वां नंबर की कोसुद का संबंध किस देश से है? तो हंगरी से है। तो ये रहा हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब कल की क्लास में क्या देखेंगे कि इसका जो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब बिहार बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको देख लेंगे, बस हो जाएगा इसका ऑब्जेक्टिव का काम। उसके बाद देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बाकी यदि आपको कोई डाउट हो तो अवश्य कमेंट करिए। और हम आपको बता दें कि आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य जुड़ जाइए, ताकि उसमें हम अपना रोज का PDF डाल देते हैं। ये सब जो पढ़ाया गया इसका PDF डाल दिया जाता है। ठीक। और वीडियो को शेयर अवश्य करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में।